नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आइए शुरू करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज में। एनडीए सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पत्रकार अरुण शौरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। शौरी ने सरकार पर अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम होने और अर्थव्यवस्था को न संभाल पाने का आरोप लगाया है। शौरी ने यह भी कहा है कि बीजेपी को मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली की तिकड़ी चला रही है। बता दें कि वाजपेयी सरकार में शौरी बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल थे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में उन्हें जगह नहीं मिली। बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे अरुण शौरी की छटपटाहट बताया है। शनिवार को नेपाल में आए भूकंप को एक हफ्ता पूरा हो रहा है। 25 अप्रैल की सुबह 11:41 पर 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद अब तक 6000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगभग 14000 लोग घायल हुए हैं। कई बस्तियां पूरी तरह जमींदोज हो गई हैं। इस तबाही में कई हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है। हालांकि राहत का काम अब भी जारी है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ बचाव दल अब तक नहीं पहुँच पाए हैं। गोरखपुर के राहत शिविर में नेपाल के भूकंप पीड़ितों का आना जारी है। कैंप में आने वालों की संख्या 10,000 पार कर चुकी है। इन लोगों को इनके घर रवाना कर दिया गया है। शुक्रवार को सबसे ज्यादा भूकंप पीड़ित राजस्थान के थे, जिन्हें बसों से उनके घर की ओर रवाना किया गया। शिविर में पीड़ितों की सहूलियत के लिए स्टेट बैंक का ATM भी शुरू किया गया है और रेलवे यहाँ टीवी भी लगाने जा रहा है, ताकि पीड़ितों को ट्रेनों की जानकारी मिल सके। जम्मू कश्मीर के त्राल में कुछ लोगों ने पाकिस्तानी झंडे लहराए। ये पूरा वाकया अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की रैली के दौरान का है। इस दौरान गिलानी ने विवादास्पद बयान भी दिया कि अमरनाथ की यात्रा घटाकर 15 या 30 दिन की कर दी जाए। साथ ही गिलानी ने ये भी कहा कि कश्मीरी पंडितों को अलग कॉलोनी में बसाना ठीक नहीं है। इस बीच जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि पिछली बार जब पाकिस्तान के समर्थन में अलगाववादियों ने झंडे लहराए थे तो कानून ने अपना काम किया था। इस बार भी कानून अपना काम करेगा। सैयद अली शाह गिलानी की अमरनाथ यात्रा की मियाद घटाने और उनकी रैली में पाकिस्तानी झंडे लहराने के मामले में कांग्रेस ने एक बार फिर हमला बोला है। कांग्रेस के मुताबिक गिलानी की जगह जेल है। कांग्रेस ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से गिलानी को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अमरनाथ यात्रा की मियाद घटाने की गिलानी की मांग पर कड़ा एतराज जताया है। बेटा पैदा करने वाली दवा को लेकर विवाद के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने सफाई दी और कहा कि उनके बहाने PM पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। रामदेव के मुताबिक पुत्र जीवक बीज दवा बेचने का उनके पास लाइसेंस है और इसे कानूनी तरीके से बेचा जा रहा है। रामदेव के मुताबिक इस पर सवाल उठाने वालों को पता होना चाहिए कि इस दवा का रिश्ता बेटा या बेटी पैदा होने से नहीं है। हालांकि रामदेव ने ये जरूर कहा कि अगली खेप में वो दवा के पैकेट पर स्पष्टीकरण भी छापेंगे। पुत्र जीवक बीज का मुद्दा उठाने वाले JDU सांसद केसी त्यागी ने एक बार फिर योग गुरु बाबा रामदेव को निशाने पर लिया। IBN 7 से बातचीत में केसी त्यागी ने कहा कि वो रामदेव के किसी बयान पर टिप्पणी करना ठीक नहीं समझते। केसी त्यागी के मुताबिक रामदेव की दवा का नाम संतान जीवक बीज क्यों नहीं है। त्यागी के मुताबिक जब तक रामदेव दवा का नाम नहीं बदलेंगे, उनका विरोध जारी रहेगा। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की अटकलों के बीच पार्टी ने 6 मई को संसदीय दल की बैठक बुलाई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक राहुल की प्रमोशन को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। आपको बता दें कि राहुल फिलहाल कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर पार्टी में ही अलग अलग सुर भी सुनाई पड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित और अमरिंदर सिंह समेत कुछ नेता राहुल को अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में हैं, तो दिग्विजय सिंह जैसे नेता राहुल को पार्टी के सामान सौंपने का समर्थन कर रहे हैं। घाटी में पंडितों की घर वापसी पर पाकिस्तान के बयान पर भारत ने उसे अपने आंतरिक मामलों में दखल न देने की नसीहत दी है। बता दें कि पाकिस्तान ने कहा है कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी में कोई भी समर्पित बस्ती बनाने से राज्य की जनसांख्यिकी बदल जाएगी और ये संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के खिलाफ होगा। इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पाकिस्तान की इस टिप्पणी का विरोध करते हुए कहा कि मुसलमानों और सिखों के साथ कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं। दिल्ली सरकार में कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ बीजेपी ने एक बार फिर प्रदर्शन तेज करते हुए उनकी बर्खास्तगी की मांग की है। इस प्रदर्शन के तहत बीजेपी ने शहीदी पार्क से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च किया। जितेंद्र सिंह पर बिहार की एक यूनिवर्सिटी से कानून की फर्जी डिग्री हासिल करने का आरोप है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के मुताबिक केजरीवाल सरकार बेईमान लोगों को बचाने में लगी है। इस बीच शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जितेंद्र सिंह मामले में विरोध प्रदर्शन किया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद अगले पड़ाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अमित शाह और बीजेपी के संगठन महामंत्री रामलाल ने PM से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने PM को सदस्यता अभियान का पूरा ब्यौरा दिया। इसी के साथ पार्टी के जनसंपर्क अभियान की शुरुआत भी हो गई। जनसंपर्क अभियान में सदस्य बने लोगों का वेरिफिकेशन होगा और सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। गुरुवार को ही बीजेपी का सदस्यता अभियान खत्म हुआ है।
किसानों की महापंचायत में शामिल होने बांदा पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अन्नदाता की बर्बादी के लिए सूबे की अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह के मुताबिक राज्य सरकार अगर चुनाव के वक्त कर्ज माफ कर सकती है तो अभी क्यों नहीं कर सकती। राजनाथ सिंह के मुताबिक गेहूं जैसा भी हो राज्य सरकार किसानों से खरीद ले और जो नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार कर देगी। पंजाब के मोगा में युवती के साथ खौफनाक गैंगरेप के मामले में पुलिस के दावे ने नया मोड़ ला दिया है। पंजाब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि मोगा में गैंगरेप का दावा करने वाली महिला ने झूठ बोला है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने दोस्त के घर गई थी। पुलिस का ये भी दावा है कि उसके साथ गैंगरेप की वारदात नहीं हुई। आपको बता दें कि मोगा की रहने वाली एक लड़की ने आरोप लगाया था कि उसके साथ 10 लोगों ने गैंगरेप किया था। लड़की के मुताबिक गैंगरेप करने वालों ने उसका वीडियो भी शूट कर लिया। मोगा बस कांड के खिलाफ दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस की मांग है कि पंजाब में बादल परिवार की ऑर्बिट बस सर्विस बंद कर दी जाए। 2 दिन पहले पंजाब के मोगा में चलती बस में मां बेटी के साथ पहले छेड़छाड़ हुई और फिर विरोध करने पर उन्हें चलती बस से नीचे फेंक दिया गया। बस से गिरने की वजह से बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। जिस बस में हादसा हुआ वो पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के परिवार की है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हरियाणा के निलंबित IAS अफसर संजीव कुमार को हत्या की साजिश में गिरफ्तार किया है। संजीव कुमार को गैंगस्टर शौकत पाशा और उसके 2 शूटरों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक संजीव कुमार जिस दोस्त की हत्या करना चाहता था उसके साथ जायदाद को लेकर विवाद था। आपको बता दें कि हरियाणा शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में बंद संजीव कुमार ने घायल होने के नाम पर जमानत ले रखी थी। आरोप है कि संजीव ने खुद पर हमला करवाया और आरोप ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला पर लगाया था। हत्या की साजिश में गिरफ्तार हरियाणा के निलंबित IAS अफसर संजीव कुमार ने इसे अपने खिलाफ षड्यंत्र बताया है। संजीव कुमार के मुताबिक उन्होंने 15 साल सरकार की सेवा की है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर उन्हें ज्यादा परेशान किया गया तो वो खुदकुशी कर लेंगे। हरियाणा के 1985 बैच के IAS अफसर संजीव कुमार ने चौटाला सरकार के कार्यकाल में विसिल ब्लोअर बनकर JBT शिक्षक भर्ती घोटाला उजागर करने का दावा किया था, मगर CBI जांच में वो खुद दोषी पाए गए और जेल भेज दिए गए। बेंगलुरु के एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रिंसिपल के छात्रों की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। आरोप है कि SCA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल पद्मराजू छोटी छोटी बातों पर छात्रों की बेंच से और लोहे की रॉड से पिटाई करते हैं। एक छात्र ने प्रिंसिपल के कुछ छात्रों को पीटने का वीडियो बना लिया और फिर उसे मीडिया में दे दिया। नाम न बताने की शर्त पर छात्र ने कहा कि हर कोई कॉलेज से निकाले जाने के डर से चुप था। बहरहाल पुलिस के मुताबिक अभी तक इस मामले में किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। शिकायत आएगी तो वो केस दर्ज करेंगे। राजधानी में चर्च पर हुए हमलों के मामले में दिल्ली पुलिस ने केंद्र सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। सरकार को सौंपी रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि राजधानी में एक भी चर्च पर हमला नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक या तो इन चर्च में शॉर्ट सर्किट हुआ था या फिर पत्थरबाजी हुई थी। हालांकि पुलिस ने ये साफ किया है कि पत्थरबाजी की घटना का कोई धार्मिक संबंध नहीं है। पुलिस का ये भी कहना है कि उसने सभी चर्च को सुरक्षा मुहैया कराई हुई है, जबकि ईसाई संगठनों का आरोप है कि चर्च पर हमले किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने किसानों को मुआवजे के लिए नई शर्त रखी है। शर्त यह है कि जिन किसानों की फसल 70% से ज्यादा बर्बाद हुई है, सिर्फ उन्हें ही 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। जिन किसानों की फसल 70% से कम बर्बाद हुई है, उन्हें 14,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। दिल्ली सरकार 8 मई से किसानों को मुआवजे के तौर पर चेक देगी। उत्तर प्रदेश के बलिया में लोगों ने पूर्व मंत्री की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल मायावती सरकार में मंत्री रहे घूराराम की गाड़ी की ट्रक से हल्की सी टक्कर हो गई थी, जिसके बाद उनके गनर ने ट्रक ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। आसपास के लोगों ने देखा कि ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं थी, बावजूद उसके उसे मारा गया। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पूर्व मंत्री को पीटना शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर किसी तरह घूराराम को लोगों के चंगुल से छुड़ाया। पीलीभीत में बीजेपी के युवा नेता अमित कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर अभद्र कमेंट किया था। इस सिलसिले में एसपी के एक नेता ने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया, जबकि आरोपी बीजेपी नेता का कहना है कि उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है। उन्हें समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा साजिशन फंसाया जा रहा है। गोरखपुर में पगार नहीं मिलने से परेशान एक मजदूर ने मकान की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। कूदने से पहले उसने अपनी परेशानियां बताईं। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे नीचे उतरने को भी कहा, लेकिन मजदूर छत से कूद गया। मरने वाले मजदूर का नाम शमीम था। वो एक टेंट हाउस में काम करता था, लेकिन काफी समय से उसे पगार नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वो परेशान था।
पेट्रोल डीजल के दाम में बड़ी बढ़ोतरी के खिलाफ देश भर के लोग गुस्से में हैं और बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की सरकार से मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार में इतनी बढ़ोतरी की वजह से उनका महीने का बजट बिगड़ जाएगा। साथ ही खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ जाएंगे। वहीं बढ़ोतरी के विरोध में NSUI ने भी प्रदर्शन किया। तेल कंपनियों के इजाफे के बाद अब पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 3 रुपए 96 पैसे और डीजल के दाम में 2 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो गया है। वहीं ATF के दाम में भी आधा फीसदी का इजाफा किया गया है। हालांकि गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर पर 5 रुपए की कटौती की गई है। अब मोबाइल फोन ग्राहकों को रोमिंग के दौरान कॉल के लिए ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने 1 मई से रोमिंग दरों में 75% तक की कटौती कर दी है। रोमिंग के दौरान जहां कॉल दरें 40% तक सस्ती होंगी, वहीं SMS 75% सस्ता होगा। ट्राई ने रोमिंग के दौरान अधिकतम शुल्क निर्धारित कर दिया था। इसके तहत रोमिंग के दौरान STD कॉल के लिए 1 रुपए 15 पैसे तय किया गया, जो पहले 1.5 रुपए था। आगरा में डाक विभाग ने एक मोबाइल कंपनी के साथ करार किया है, जिसमें लोगों को महज 1200 रुपए में स्मार्टफोन मिलेगा। इस मोबाइल में व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी कई सोशल साइट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फोन के साथ 1100 रुपए का टॉक टाइम भी दिया जा रहा है। इस फोन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में काफी क्रेज है और वो स्मार्टफोन के लिए खासे उत्साहित भी है। इसके लिए आगरा डाक विभाग ने एक मोबाइल कंपनी के साथ MOU भी साइन किया है। देर रात लॉस वेगस में अमेरिका के फ्लॉयड मेवेदर और फिलीपींस के मैनी पैकियाओ के बीच करीब 2000 करोड़ रुपए का मुकाबला होगा। ये पहली बार है जब 67 किलो के ये दोनों महारथी आमने सामने होंगे। मैच की सबसे सस्ती टिकट 13 लाख रुपए की है, लेकिन फिर भी सभी टिकटें बिक चुकी हैं। दुनिया के करीब 190 देशों के फैंस ये मैच टेलीविजन और इंटरनेट पर देखेंगे। मुंबई इंडियंस ने IPL के 32वें मैच में राजस्थान रॉयल्स को 8 रनों से हरा दिया है। रॉयल्स के सामने जीत के लिए 188 रनों का टारगेट था, लेकिन टीम 7 विकेट खोकर 179 रन ही बना सकी। इस हार के बाद रॉयल्स अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स के बाद दूसरे स्थान पर है, जबकि मुंबई इंडियंस 6 अंक लेकर 7वें स्थान पर। BCCI से लगे बैन के बाद वेस्टइंडीज के स्पिनर सुनील नरेन ने एक बार फिर बॉलिंग एक्शन को लेकर चेन्नई में टेस्ट दिया। ऑफ ब्रेक पर लगे बैन के बाद अब कोलकाता नाइट राइडर्स को नरेन की रिपोर्ट का इंतजार है। बांग्लादेश ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में बिना किसी विकेट के नुकसान पर 273 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश की तरफ से तमीम इकबाल और इमरुल कैस शतक बनाकर खेल रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान पहली पारी में 628 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर हजारों की संख्या में मजदूर ताइवान की राजधानी ताइपेई में सड़कों पर उतरे। ये मजदूर अच्छी सैलरी और काम करने का बेहतर माहौल की मांग कर रहे हैं। इनके अलावा कम सैलरी और ज्यादा काम को लेकर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। इराक की राजधानी बगदाद में सीडेड बम ब्लास्ट में 21 लोगों की मौत हो गई है। बगदाद में पूर्व में शिया क्षेत्र में कार में हुए ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हुए। जबकि सुन्नी बहुल मंदसौर जिले में हुए एक ब्लास्ट में यहां पर 5 लोगों की मौत हो गई। पापुआ न्यू गिनी में शुक्रवार को भयानक भूकंप आया। पापुआ न्यू गिनी में 7.1 तीव्रता का भूकंप नापा गया है। हालांकि इस भूकंप से सुनामी का खतरा नहीं है।
तमिल फिल्मों के सुपरस्टार कमल हासन की बहुप्रतीक्षित फिल्म उत्तम विलन की रिलीज कुछ आर्थिक समस्याओं के चलते एन मौके पर रुक गई। इस खबर के बाद से ही उनके प्रशंसकों में काफी नाराजगी देखने को मिली। करण जौहर की नई फिल्म ब्रदर्स स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। करण मल्होत्रा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन फर्नांडिस मुख्य भूमिका में हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी अपनी आने वाली फिल्म कुछ कुछ लोचा है की कामयाबी की दुआ मांगने के लिए मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर गईं। इस फिल्म में सनी लियोनी के साथ साथ राम कपूर की मुख्य किरदार में नजर आएंगे। फिल्म दिल धड़कने 2 में ऋतिक रोशन कैमियो करेंगे। ये फिल्म 5 जून को रिलीज होगी। ऋतिक पहले भी जोया के साथ 2 बार काम कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन अपने पिता हरिवंश राय बच्चन के लिए एक वेबसाइट बनाएंगे। इस वेबसाइट में उनके साहित्यिक व्यक्तित्व से जुड़े दिलचस्प बातें होंगी। इस बात की जानकारी खुद अमिताभ ने ट्वीट करके दी। आमिर की फिल्म दंगल में उनकी बीवी का किरदार मल्लिका शेरावत निभाएंगी। सुनने में आया है कि लंबे ऑडिशन के बाद मल्लिका को इस रोल के लिए चुना गया, लेकिन फिलहाल ये कंफर्म नहीं है कि मल्लिका इस रोल को करेंगी या नहीं। एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री के पति की गिरफ्तारी पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है। रति अग्निहोत्री ने हाल ही में अपने पति अनिल विरवानी के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था। सुष्मिता सेन का कहना है कि बंगाली फिल्म में काम कर उन्होंने अपने पिता का सपना साकार किया। सुष्मिता की पहली बंगाली फिल्म निर्बाक है, जिसका हिंदी में मतलब निशब्द होता है।